हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जनरल ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी और फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं एटॉमिक रेडियई एंड आयनिक रेडियई। एटॉमिक और आयनिक रेडियई, देखिए जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज और आगे चल के क्या हो जाती है 6D सीरीज। तो जो 3D सीरीज के एलिमेंट हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ठीक है, और क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन और कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो इनमें क्या है D10 और H2। इससे आगे जो कैडमियम आएगा 4D सीरीज में, उसमें भी क्या रहेगा D10H2, और जो मरकरी है Hg उसमें भी क्या रहेगा D10H2, ठीक है। मीन्स 3D सीरीज है तो ये n और ये n-1 फोर्थ पीरियड और n-1 पेनल्टीमेट शेल, ये 4 और ये हो जाएगा 5 और ये है 5 और ये हो जाएगा 6। कॉपर के केस में क्या था, कॉपर के केस में भी D10S1, कॉपर, Ag और Au, ये 4D सीरीज के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये क्या है 3D4S1 और इसमें क्या रहेगा 4D10 और 5S1, इसमें भी D10S1, 5D10 और 6S1। अब आता है निकल। निकल के केस में क्या रहता है D8 और H2। जो पैलेडियम आएगा निकल के नीचे, उसमें क्या बताया था, जब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया था तो उसमें ये कहा था n-1 और ns1 to 10, ns0 to 2 भी देखते हैं और 1 to 2 भी। तो 0 का केस किस में देखा था, पैलेडियम में, ठीक है, S0। और ये क्या रहेगा D9 और S1 मीन्स 3D4S2 और ये रहेगा 4D 5S0 और ये रहेगा 5D और 6S1। 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। 10th ग्रुप में है तो वैलेंस शेल में कितने रहेंगे, 10 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अब इनके अंदर जब हम इनको जनरली देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि इन जगहों पे ये जो D10 है, ठीक है, इसकी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर दिख रही है, इसका दूसरों के साथ कोरिलेशन कम हो रहा है, ठीक है। तो ये तो थी इसकी क्या है, इस तरह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन हम देख रहे हैं। इसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं कि इससे एटॉमिक और आयनिक रेडियई पे क्या फर्क पड़ेगा। भाई जिनकी वैलेंस शेल जैसे कि D10 है, उनकी आयनिक रेडियई में क्या है, D तो कंप्लीट है ही है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट के केस में। तो जो ये है अपने आयरन यहां से लेके Mn, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज, यहां तक क्या होता है कि साइज डिक्रीज होता है। और जो ये 3 हैं, अगले 3 एलिमेंट, मतलब अगले 3 ग्रुप के एलिमेंट नीचे भी, इनमें क्या रहता है, साइज कांस्टेंट रहता है। और जो लास्ट हैं इनके केस में क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। अब इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कैसे, हमें पता है कि जो साइज है लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज। और अप टू डाउन साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीज करने के पीछे क्या रीजन रहता है, शील्डिंग इफेक्ट, क्या रहता है, शील्डिंग इफेक्ट। और साइज डिक्रीज होने के पीछे क्या रहता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए मैं बोल रही हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये जो न्यूक्लियस है इसके बाहर ये ऑर्बिट है और ये वैलेंस शेल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जो जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। तो ये इन सब के ऊपर, सारे इलेक्ट्रॉन के ऊपर किसका, न्यूक्लियस का जो इफेक्ट अट्रैक्शन होगा वो क्या कहलाता है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज। तो हम बात कर रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट टू राइट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है।
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। मींस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या रहता है, ज्यादा रहता है, जिसकी वजह से इनके बीच का जो ये गैप होता है, दो ये जो ऑर्बिट है इनके बीच का ये गैप क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। और जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है कि जो ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये इनर इलेक्ट्रॉन इन आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास नहीं आने देते, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बनने नहीं देते, और इसको क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं, इससे ये दूर चला जाएगा और इन ऑर्बिट के बीच में गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा रिपल्सन से, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमारे माइंड में क्लियर हो चुकी है कि साइज बढ़ने के पीछे रीजन क्या है और साइज घटने के पीछे रीजन क्या है। यहाँ साइज डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या कहेंगे कि जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डोमिनेंट है किसके ऊपर, शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। और इसके केस में क्या रहेगा कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या रहेगा, कम रहेगा, किससे, शील्डिंग इफेक्ट से रहेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ कॉपर से बड़ा साइज किसका होगा, जिंक का। और ये तीन एलिमेंट डोबर्नियर ट्राइड में पढ़े थे, फर्स्ट ट्राइड देखो, तो यहाँ पे क्या है, साइज कांस्टेंट रहेगा और इधर क्या होगा, साइज डिक्रीज रहेगा। अब एक ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं। ठीक है, सेम यही वेरिएशन नीचे वाले पीरियड्स में भी रहेगा। ठीक है, नीचे वाले जो ग्रुप है ना इनके अंदर भी रहेगा। अब देखिए हम एक वेरिएशन लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का, और इन जो रेडियाई है, ठीक है, इधर है इनकी एटॉमिक रेडियाई और इधर क्या है अपने ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो जो 3D सीरीज है उसमें स्टार्टिंग के जो एलिमेंट था इनमें क्या था, साइज बड़े से क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंक्रीज होगा। मीन्स यहाँ से स्टार्ट होता है स्कैंडियम और यहाँ तक क्या आएगा, क्रोमियम, आगे चलते जाएंगे, और ये मैंगनीज तक तो घटा ही है, इसके साथ ही आगे कांस्टेंट हो गया, आयरन, कोबाल्ट और निकल। और इसके बाद जो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे कॉपर, और कॉपर से ज्यादा क्या हो जाएगा, जिंक। सेम यही पैटर्न किस में आ जाएगा, अगली सीरीज के एलिमेंट्स में आ जाएगा, सेम यही पैटर्न। ठीक है, अब एक चीज देखें कि ठीक है भाई, ऊपर से नीचे की तरफ आते जा रहे हैं तो साइज इंक्रीज होता जा रहा है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। तो जो 3D सीरीज है उससे ज्यादा साइज किस की रेडियाई का होगा, 4D का, और 4D से ज्यादा किसका होना चाहिए, 5D का होना चाहिए। लेकिन जो ये 5D सीरीज है ना, जितना गैप 3D और 4D के बीच में है उतना गैप 5D और 4D के बीच में नहीं है, और ये लगभग इसके साथ साथ सा ही चलता है। रीजन क्या है कि यहाँ पे अपनी जो ये होती है 5D सीरीज, ठीक है, और ये ट्रियम और ये लेंथेनम, ठीक है, और इधर है हैफनियम। तो हमने एक चीज पढ़ी थी, ये 21 और 18 ऐड करेंगे तो 39, और फर्दर 18 ऐड करेंगे तो 57। तो स्कैंडियम से नेक्स्ट का एटॉमिक नंबर कितना है, 22। इट्रियम से आगे जिरकोनियम का कितना है, 40। लेकिन 57 से आगे इसका एटॉमिक नंबर 58 नहीं होता, ये कितना हो जाता है हमारा, 72 होता है। 14 एलिमेंट का गैप आता है। ये जो 14 एलिमेंट का गैप आता है, यहाँ से हमारे F ब्लॉक के एलिमेंट स्टार्ट होते हैं। वैलेंस शेल में F आता है, तो ये जो यहाँ पे क्या होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उस लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आगे भी रहता है, इधर भी जाता है, और ये क्या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो जाएगा और उतना गैप नहीं आ पाएगा जितना ये रेडियाई का गैप 3D और 4D में आया है। देखते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, अब हमें ये तो पता है कि S और P की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी उसमें डिफरेंस क्या था, उसमें डिफरेंस ये था कि मान लीजिए S और P के इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो वैलेंस शेल ये है ना, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में आएंगे। लेकिन जो D में क्या डिफरेंस था, D सीरीज आई, तो ये अगर N शेल हो, मान लो ये अपनी N शेल होती है, ये अपनी क्या हो, N शेल हो, तो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, N-1 में आते हैं। अगर ये N शेल है तो N-1 पेनल्टीमेट शेल में आएंगे। तो ये तो D के आ गया, ये S और P के लिए था, और ये किसके लिए आ गया, D के लिए। लेकिन जो F ब्लॉक के एलिमेंट है वो तो एंटी पेनल्टीमेट शेल में आता है। ये ऑर्बिट है,
ये क्या है ऑर्बिट, और ऑर्बिटल s p d और f, ठीक है। ये रहा f, इसका किसका, एंटी पेनल्टीमेट शेल का, और s p और ये d आगे f, ये रहा इसका n-1 का और ये n-2 का, ठीक है। और ये इसका चले जाएगा s p, तो इधर इलेक्ट्रॉन। तो जो 3D सीरीज है ना, इनमें भी क्या होता है भाई, जो एलिमेंट है इनमें एनर्जी का गैप s और d के बीच में काफी कम होता है। देखो ये हमारी n है, तो इसका तो s जस्ट यहीं पे ही आ रहा है, और ये d ये रहा बिल्कुल पास में है, तो इनमें एनर्जी का गैप कम होता है। तो इस तरह से इनमें वेरिएशन हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या है कि जो इसका आया ये n-1 है और ये n-2 शेल है, तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में भी नहीं, पेनल्टीमेट में भी नहीं, किस में भरा जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी पेनल्टीमेट में भरा जा रहा है, जो न्यूक्लियस के काफी पास है इनके बजाय। तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इसके ऊपर क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके बाद आता है क्या, आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई जो वेरिएशन किसका रहता है, एटॉमिक रेडियाई का रहता है, वही वेरिएशन किसका रहता है, आयनिक रेडियाई का रहता है। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप कम है इनके बीच में। तो इसमें क्या है कि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आयनिक रेडियाई में के साइज में चेंज हो जाता है। जैसे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल से हम निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, और कॉम्पैक्ट हो जाएगा। +1 ऑक्सीडेशन के बाद +2 अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, और ज्यादा हो जाएगा, मीन्स साइज क्या होता जाएगा, छोटा हो जाएगा। जितनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो जो ये कैटायन ही शो कर रहे हैं मोस्टली, ये तो मेटेलिक कैरेक्टर है, तो उतनी ही क्या हो जाएगी, आयनिक रेडियाई छोटी हो जाएगी। आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब देखिए ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, ये किसके बीच में लाई करते हैं, यहाँ पे S है, इधर D है, और इधर क्या था, P था। तो इंटरमीडिएट स्टेज पे है ये S और P, तो इनके बीच में इनकी आयनिक रेडियाई का साइज क्या करेगा, लाई करेगा।